हेलो एवरीवन, आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का टाइटल देख के लगा होगा कि ये चैप्टर तो हमने कर रखा है, लेकिन हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस नहीं किए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, और इसके बाद वाली वीडियो हम लोग लेके आएंगे जिसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया है ताकि कोई भी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो पाए और आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओ। बहुत बच्चों की क्वेरी आती है कि मैम ठीक है, हम समझ तो गए हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, पर लिखना कैसे है, मीन्स आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए। मैं उसकी तकनीक आपको बता दे रही हूँ कि कैसे करोगे आप आंसर राइटिंग, ठीक है। ऑल्दो आप जितना चाहो उतना इलेबोरेट कर सकते हो, क्योंकि ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, है ना। आप कितना समझे हो, ऑल अबाउट योर सराउंडिंग्स, आप अपने आसपास कितने एग्जाम्पल्स लेके आ सकते हो, देखे हो, तो आप उस तरह से लिख सकते हो। और कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स वाले क्वेश्चन होंगे तो उसको मैं डेफिनेटली यहाँ पे कराऊंगी। मैं सारे ही क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन आपको आइडिया लेना है यहाँ से कि किस क्वेश्चन को आप कितना इलेबोरेट कर सकते हो। अगर आप इलेबोरेट कर सकते हो खुद से तो उससे बेटर कुछ भी नहीं होगा, राइट। चलिए तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो, मैं पहले अप्रोच बताती हूँ कि आपको आंसर राइटिंग अप्रोच क्या होना चाहिए। आंसर मैं आपको समझा भी दे रही हूँ और आंसर मैं दूंगी भी, राइट, सो दैट कि आप नोट डाउन भी कर लो। लेकिन आप समझ लो कि ये कौन सा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, और इसमें कितने क्या होंगे, इलेबोरेशन हो सकते हैं, राइट। तुम जितना भी चाहो इलेबोरेट कर सकते हो, बिकॉज एक तो आपको गुड कमांड है, क्योंकि आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा और आपने उसकी पढ़ाई भी की होगी, तो आपको अच्छा कमांड होगा इस टॉपिक पे। साथ ही साथ आप क्या करोगे, आपको लैंग्वेज पे भी कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, बाकी आप ऑन वर्ड्स में भी अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। वंस आपको क्या करना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। बिना प्रैक्टिस के जाके एग्जाम में सीधा ऑन वर्ड्स में लिखना चालू करोगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज, राइट। तो ये समझ गया। तो अभी मैंने बोला कि मैं बोल रही हूँ इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के मैं एक लिंक डाल दूँगी। उस लिंक में मेरा प्रीवियस जो ये चैप्टर का जो लेक्चर वीडियो होगा वो देख लेना, ठीक है। उसको देखने के बाद एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेना, और उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं लेके आई हूँ एक एक करके खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। जब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व होने लगे तो दैट इज़ अमेजिंग, और आप अपने आप को एक ग्रैंड सल्यूट दे देना। साथ ही साथ आप फिर आंसर को मैच भी करा लेना, ठीक है, कि भाई कितने करीब में आप हो। उसके बाद आप डन हैं, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिर से लिखने की, छापने की और रटने की, वो रट्टा मार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। देखो क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, और पहला पार्ट है हु डिस्कवर्ड सेल, उस पर ध्यान देते हैं, एंड देन हाउ, कैसे डिस्कवर्ड किया, राइट। तो समझ लेते हैं पहले ही कि किसने डिस्कवर्ड किया था। ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, शाहरुख खान का राहुल नाम कोई सुना हो या ना सुना हो, ये बायोलॉजी में ये नाम तो सबने सुना ही होगा। क्या है, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कॉइन किया था सेल को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक कॉर्क का स्लाइस। अब कॉर्क क्या होता है भाई, तो ये होता है बार्क ऑफ ट्री, राइट, ये होता है बार्क ऑफ ट्री। और यहीं से समझ में एक चीज आता है कि इन्होंने क्या लिया था, वुड लिया था, वुडी स्टेम टाइप का लिया था, जिसमें जो क्या होगा, एक डेड सेल होगा, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपके लिए बहुत क्लियर है। रॉबर्ट हुक, ठीक है। सेल, कैसा सेल, कॉर्क स्लाइस से देखा हुआ, बार्क ऑफ ट्री का पार्ट, और डेड सेल, ये सारे कुछ की टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इससे आंसर ये बना कि रॉबर्ट हुक ने एक क्या किया, डिस्कवर किया। और कब किया था ये भी याद रखना है, 1665 में, राइट। कब किया था, 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया। और डिस्कवर कैसे किया था, तो क्या चीज़ से देखा था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का, हाई मैग्नीफाइंग वैल्यू का ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था जिसमें उन्होंने इसको देखा। और उन्हें दिखा, कैसा दिखा, एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। कैसा, एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। और इस हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ये रूम जैसा दिख रहा था, इसीलिए बॉक्स जैसा दिख रहा था, तो वैसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को लैटिन में सेल बोलते हैं, तो इन्होंने भी उसको क्या बोला, सेल बोला। और यहाँ से हम लोग को एक नाम मिल गया सेल, और जिसको कि हम लोग आज तक जानते हैं। तो देख लेते हैं थ्योरेटिकली क्या आंसर होगा। जो मैंने भी बताया है ये मेरा ओन वर्ड्स में आंसर था, आप ऐसे ही ओन वर्ड्स के आंसर भी खुद से लिख सकते हो, बट आप देख लो थ्योरेटिकली क्या आंसर होगा। आंसर होगा द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, वेरी पॉपुलर। In 1665, he observed a cork slice with the help of a primitive microscope. I am underlining those words which are keywords actually, ठीक है, जो आपके आंसर को क्या कर सकते हैं, it can make your answer more and more attractive. तो ये आप कीवर्ड्स भूलना नहीं है, या तो आपका आंसर अधूरा लगेगा इसके बिना, या फिर अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, बोरिंग लगेगा। द कॉर्क स्लाइस रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ
हनी कॉम्ब, कैसा स्ट्रक्चर था उसका? हनी कॉम्ब के जैसा था, कंसिस्टिंग ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट और बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, और हेंस क्या दिया गया उनको नाम? इस बॉक्स को क्या बोला गया? सेल्स बोला गया। आई होप ये समझ आ रहा है आपको। अगर ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन था, डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 में किया। कैसे किया और किस चीज़ से किया? तो कॉर्कोप्सिलाइज को लिया, उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्या था? वही था, सेल था, बॉक्स लाइक था, तो उन्होंने नाम दे दिया कि चलो ये सेल है। देखो एक चीज़ और याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में क्या किए जा सकते हैं, थोड़ा सा सेल को घुमाया जा सकता है। हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल एंड हाउ, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर क्वेश्चन हल्का सा भी ट्विस्ट करता है, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी जरूरी है, इसीलिए मैं बोली हूँ पिछला वीडियो देख के ही क्वेश्चन आंसर पे जंप करना, राइट। अब ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर आए, चलो सारा छाप लिया, रट लिया, चला गया, ये आपको फायदा नहीं देगा, ठीक है। आपको लगता होगा ये शॉर्टकट है, लेकिन ये फायदा नहीं देगा आपको। इसीलिए आपको क्या करना है, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाना। तो अगर कोई पूछ दे लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो हमें पता है लिविंग सेल को ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या चीज़ में देखा था इसको? पॉन्ड वाटर में। आप देखोगे पॉन्ड वाटर में क्या होता है, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग थे, तो उन्होंने उसको अच्छे से देखा। ल्यूवेनहुक का नाम लेंस के, माइक्रोस्कोप के एरिया में बहुत फेमस है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। कॉन्वेक्स लेंस को उनका थोड़ा था इंटरेस्ट था बचपन से, तो उन्होंने लेंस को क्या करते थे, वो तोड़ तोड़ के लाते थे, कलेक्ट करते थे, देखते थे उससे, तो इससे उन्होंने एक माइक्रोस्कोप भी डेवलप किया था। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आएगा। तो आप एक बार रॉबर्ट हुक को देख लो, ऐसे दिखते थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, ये थे हमारे रॉबर्ट हुक, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ज़्यादा, ऐसे तो पहले ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था, अभी कुछ ईयर से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस आया है। अब उतने क्वेश्चन इस तरह से नहीं बनते हैं, लेकिन कोई मतलब भरोसा नहीं है, यू कैन ऑल्सो हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन। तो आप क्या करना है, आपको ये समझना है, ठीक है। व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जब आप कभी भी कोई काम करते हो, चलो पहले फंक्शन की बात कर लें अगर, ठीक है। अगर मैं कोई फंक्शन की बात करूं तो दिमाग में कौन सा फंक्शन आता है? कोई भी एक पहला फंक्शन जो आपके दिमाग में आता हो। मेरे दिमाग में तो डाइजेशन आता है, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी कोई फंक्शन आता होगा। अब ये फंक्शन है, राइट। अब इस फंक्शन को कराने के लिए हमारे बॉडी में, मल्टी सेल्यूलर्स में, ह्यूमंस में एक अपना खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर में है क्या? दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इज नथिंग बट क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ये मैंने न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको क्लियर भी करा दिया है। कौन कौन से आते हैं कि ऑर्गन्स हो गया आपका, इंटेस्टाइन है, ओइसोफेगस है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। अब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो है वो किस चीज़ का ग्रुप है? तो ऑब्वियसली ग्रुप है ऑर्गन का, तो ये किस चीज़ से मिलकर बना होगा? ऑर्गन से, राइट। अब देखना है कि आपका ऑर्गन्स किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो आपका ऑर्गन्स बना है टिश्यूज से मिलके, टिश्यूज से मिलके। और ये टिश्यूज जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है? तो वो मिलके बना है सेल से। अब आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे आपको कौन सा बेसिक यूनिट हुआ? आपका बेसिक यूनिट सेल है, राइट। ये हायरार्की आपको सब समझा देगी कि सेल को क्यों फंक्शन यूनिट, यानी कि आप कोई भी फंक्शन करो, डाइजेशन करो, इजेशन करो, ट्रांसपीरेशन करो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करो, आपका जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही होगा, राइट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, सॉरी बेसिक फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? फॉर द सेम रीजन। सेल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, उसके बाद ग्रुप बनता है सेल्स का, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। तो उसके लिए क्या हो जाता है? टिश्यू बन जाता है। फिर ये टिश्यू क्या होते हैं? कलेक्टिव होके फिर क्या बोलते हैं? अब देखो यूनिसेल्यूलर में भी, यूनिसेल्यूलर में क्या होता है? एक ही सेल होता है और सारा फंक्शन जो है, जितना भी फंक्शन है वो एक ही सेल करता है। और मल्टी सेल्यूलर में क्या होता है? बहुत सारे सेल्स होते हैं और डेडिकेटेड टीम होती है, राइट। सिस्टम होता है सारे अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए। तो ये भी एक तरह का चीज़ है। तो ये समझना यहाँ पे ज़रूरी था कि सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर क्यों कहलाता है। कहा जाता है कि जैसे हमारा दीवार बनता है और ब्रिक जो होता है, दीवार बनते टाइम ब्रिक जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से हमारा जो हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चर है वो एक एक करके सेल से, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है, कंपाउंडेड है, और उसी लिए उसको क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। Okay, so why is the cell called structure and functional unit? Because all the structures
of living organism and even the dead organisms. Okay, all the structures and functions are totally dependent on the cell. Basic component is the cell. Okay, तो देखते हैं, all the living organisms are made up of cells which perform various functions essential for survival of the organisms. In unicellular organism, a single cell carries out all the functions, while in multicellular organism, group of cells carry out different functions. Thus, cell is the structural and functional unit of all living beings. ओके तो समझ आया, ये पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं ये बता दे रही हूँ आपको। तो आप ये भी याद रखना ये कहाँ पे मिल रहा है, और जो जिनके पास ओल्ड बुक हो अगर और ये वाला मैच ना करो पेज नंबर, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना कि ये जो न्यू बुक का 51 पेज है वो आपका कौन सा पेज है। ठीक है, ये मैं बता दे रही हूँ। तो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक ही सेल से सारे फंक्शन कर लेता है, और मल्टीसेल्युलर के लिए डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, और कुछ था नहीं इसमें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो अब कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 53 से, और ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है, राइट। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ओके, अब देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, सब्सटेंसेस जो है CO2 वो क्या होता है, इन आउट होता है, ठीक है। और जैसे प्लांट है वो आउट भी करता है, इन भी करता है। हम लोग वाटर इन करते हैं, ठीक, वाटर प्लांट जो है वाटर मूव कराता है अपने बॉडी में। तो ये जो प्रोसेस है, ये इसमें CO2 का बाहर आना, वाटर का बाहर आना, अंदर जाना, ये प्रोसेस कैसे होता है। तो मैंने आपको अगर याद हो तो 2 प्रोसेस बताया था। पहला प्रोसेस था डिफ्यूज़न, ठीक है, पहला प्रोसेस था डिफ्यूज़न। एंड नाउ व्हाट इज डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न इज नथिंग बट द मूवमेंट। किसकी मूवमेंट है? डिफ्यूज़न इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ हो सकता है गैस का, हो सकता है लिक्विड का, और हो सकता है कि सॉलिड का, सबका क्या हो, मूवमेंट हो, राइट। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कोई भी स्टेट में हो आपका सब्सटेंस, नो मैटर, अगर उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है तो वो प्रोसेस डिफ्यूजन ही कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट CO2 फर्स्ट, ठीक है। CO2 जो होता है वो क्या होता है, मूवमेंट करता है, और किस प्रोसेस के थ्रू करता है, डिफ्यूजन के। अब देखो डिफ्यूजन का एक रूल है, डिफ्यूजन का रूल ये है, ये हमेशा हाई टू लो जाता है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे हाई होगा वहाँ से CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे लो होगा ये वहाँ जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस का ये रूल है। तो अब होता क्या है, जब ऑर्गेनिज्म को CO2 रिलीज करना होता है, आउट करना होता है, तो उस समय क्या होता है, बॉडी में CO2 जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर जाता है, राइट। तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 जो है इनसाइड द बॉडी के इनसाइड ज़्यादा हो जाता है, और आउटसाइड ऑब्वियसली अब इनसाइड में जाता है तो आउटसाइड में उतना नहीं होता है जितना अंदर हो जाता है, राइट। तो उस टाइम में क्या होता है, आप क्या करते हो, CO2 रिलीज कर देते हो, राइट। तो यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, हाई टू लो जाएगा। हाई कहाँ है, आपके बॉडी के अंदर, और लो कहाँ है, आउटसाइड द बॉडी, तो ये अंदर से बाहर जाएगा, गॉट इट। एंड द सेम प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस यू कैन से हो जाता है वाइस वर्सा, किसमें, जब आपके बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड, और ये तो हमें ज़रूरत होती नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की, कभी कभी हम लोग इन कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लांट्स को कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, इस थ्रू से ऐसे कर लेते हैं, राइट। तो ये हो गया। अब वाटर के मूवमेंट, अब देखो डिफ्यूज़न जो है, डिफ्यूज़न तो हो ही गया, लेकिन अगर मैं बोलूँ डिफ्यूज़न में तो हमने बात की पार्टिकल्स ऑफ एनी स्टेट, सब्सटेंसेस ऑफ एनी स्टेट, राइट। लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, कुछ भी होगा, किसी का भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात करूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात की जाए तो इस प्रोसेस को सेपरेटली एक नाम दिया गया है, वो क्या है, ऑस्मोसिस, विच इज ऑल्सो डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन ही है। लेकिन क्या है, अगर पर्टिकुलरली बात, अगर मैंने बोल दिया ऑस्मोसिस,
तो इसका मतलब कोई और स्टेट की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात होगी, किसी और सब्सटेंस की बात भी नहीं होगी, वाटर की ही बात होगी। तो जब हमारे बॉडी में वाटर को इनका, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन करता है रूट्स क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। ये एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से करता है, ऑस्मोसिस से करता है। और इसमें भी फिर वही रूल है कि क्या होना चाहिए, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, यानी रूट के आउटसाइड में हाई होना चाहिए और रूट के इनसाइड में क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। और इससे क्या होगा, हाई टू लो जाएगा, यानी कि वाटर सॉइल से क्या होगा, रूट में चला जाएगा। और देखो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सैप होता है, मतलब हमारे पास नहीं, रूट के पास सैप होता है, यानी वाटर प्लस मिनरल होता है। हमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा करना है, रूट के अंदर वाटर का अमाउंट कम रखना है, और जो आपका बाहर है यानी सॉइल है उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखना है। तो हम लोग करते क्या हैं, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं और मिनरल्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। इससे क्या हो जाता है, नॉर्मली ये हो जाता है। आई होप आपको समझ आएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आंसर की तरफ रुख करना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके थ्योरेटिकल क्या आंसर है। CO2 एंड अदर गैसेस मूव इन and out of the cell by the process of diffusion. This is very important process, right? When the concentration of carbon dioxide is more inside the cell and outside, than outside, CO2 diffuses out of the cell. If the concentration of inside the cell is less, then CO2 moves inside the cell from the outside. Wherever it will be less, है ना, wherever it is less, that side the movement will be there. क्यों, क्योंकि हाई टू लो जाना है ना, हाई टू लो जाना है, इधर लेस है तो मूवमेंट इस तरफ होगा, राइट। द सेम थिंग इज रिटन हियर। द वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। सो आई टोल्ड यू कि ये ऑस्मोसिस भी क्या है, एक तरह का डिफ्यूजन ही है, बट ये डिफ्यूजन जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं वो वाटर का ही डिफ्यूजन है, वाटर मॉलिक्यूल्स का, from a region of its higher concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. This is very important when you are describing osmosis, right? अगर आप osmosis को describe कर रहे हो, semi permeable membrane का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना ही होगा, राइट। तो मुझे आई होप आपको आंसर ये जो लिखा हुआ है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपने समझा है चीज़ों को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, हालांकि वो जो लड्डू क्वेश्चन सभी हम लोग कर रहे थे उससे थोड़ा बेटर क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके पेज नंबर 53 में गिवन है। और इसका ये क्वेश्चन बोलता है कि व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो आई होप एवरीवन इज very familiar with plasma membrane, right? Whenever we draw a cell, तो यही जो, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, जब भी हम लोग एनिमल सेल की बात करते हैं तो जो पहली आउटर कवरिंग होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वाई इज दिस सिलेक्टिवली परमिएबल, अगर ये सिलेक्टिवली परमिएबल है तो क्यों है, राइट। तो पहला क्वालिटी तो यहाँ पे ये समझ आया कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, राइट। और एक चीज कि ये क्या होती है, दिस इज मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और इसकी वजह से इसमें क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ही क्या होता है, ये कुछ सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, इन करने देते हैं सिलेक्टिवली, कुछ ही सब्सटेंसेस को इन करने देते हैं या आउट होने देते हैं। सारे आइटम इसमें क्या हो सकते हैं, इन आउट नहीं हो सकते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर वाइज भी जिक्र अगर कर लें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसमें गैपिंग्स बहुत स्लो, बहुत कम होती है, राइट। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें गैपिंग क्या होती है, बहुत कम होती है। और ये गैपिंग कम होने से होता क्या है कि इसमें मान लो ये वाटर है, ठीक है, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर स्मॉलर एक्चुअली, एंड इफ आई से दिस इज द वाटर शुगर सोल्यूशन, ठीक है। तो एक तरफ क्या है, वाटर शुगर सोल्यूशन है और एक तरफ आपका ये है। तो अगर मैं पास ऑन की बात करूं तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, ये तो पास हो जाएंगे। और इधर से भी देखा जाए तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं दे कैन
pass, right? But when we talk about this bigger particles, they are not able to pass at all. That is why we call cell membrane से water molecules ही generally क्या होते हैं, क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पोरस होता है, इसमें पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फ्लेक्सिबल भी होता है, इसीलिए कुछ चीज़ों को एकदम अंदर करता है। तो सिलेक्टिव चीज़ों को ही क्या करता है, वो इन करने देता है या आउट होता है। इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों मूवमेंट होता है। तो चलो आंसर देख लेते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज it allows entry and exit of some selected molecules only through the cells. Okay, it also prevents movement of some other materials. कुछ movement को भी क्या करता है, मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो टॉक्सिक हैं, होने भी नहीं चाहिए आपके सेल के अंदर, तो उसको तो ये रोक ही लेता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपके सेल के अंदर, और ऑल्सो व्हाट हैपेंस कि आपके सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, उसके भी अपने कुछ मेम्ब्रेन हैं, तो दे ऑल्सो मेक सेपरेट टू ईच अदर, राइट। ये क्या करता है, एक दूसरे को सेपरेट भी करता है, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक दूसरे को तो मिक्स करना नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें भी काम आता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये क्या करता है, कुछ ही चीज़ों की एंट्री और एग्जिट को परमिट करता है, ठीक है, परमिशन देता है। और इसको ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल या पार्शियली परमिएबल, कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको डायग्राम अच्छे से क्लियर है, स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर है, उसका सारा क्लियर होगा। मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को याद रखूंगी, इस चीज़ को मैं लास्ट में आपसे एक बार डिस्कस कर लूँगी, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लूँगी और देखूंगी कुछ चीज़ों को कि उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, जो कि बोलता है और है पेज नंबर 55 से, और क्वेश्चन बोलता है कि फिल द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन था, एक टेबल दिया हुआ था, ठीक है, उस टेबल में दिए हुए थे कि भाई सेल के कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के और यूकैरियोटिक सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए थे, राइट, और उसको फिल करना था, ठीक। पर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके आंसर को टर्न करके क्या मैं रखी हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंस को। अगर आप ये क्लियर रखते हो तो कहीं से भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलो देखते हैं इसके आंसर को, लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। देखो कैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, राइट। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, और कैरियन हमेशा रिलेटेड होता है न्यूक्लियस से, राइट। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि एक पुराना टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, राइट। अब जैसे कि मैं एक बैक्टीरिया बना दूं, तो इसमें क्या होता है, पुराने टाइप का न्यूक्लियस कुछ ऐसे, न्यूक्लियो फाइबर जो होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोइड क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, सीलिया वगैरह, फ्लैजिला वगैरह होता है, तो ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। एक अच्छा मेम्ब्रेनियस, ना ही कोई भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है जिसमें क्या हो, मेम्ब्रेन हो, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए इस तरह के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट वेरी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस तो है एक तरह का, बट इसमें क्या है, कोई कवरिंग नहीं है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं है। तो न्यूक्लियोइड जो आपका न्यूक्लियर रीजन है, ठीक है, आपका न्यूक्लियर रीजन जो सेंटर पार्ट का रीजन है, उसमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी चीज़ मिसिंग हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये है आपका प्रोकैरियोटिक, और बैक्टीरिया जो होता है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और अब बात करें अगर यूकैरियोटिक के बारे में, तो यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक में यू जो है वो उसका मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक यानी कैरियन जो है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस, राइट, मैंने बोल ही दिया। तो ट्रू न्यूक्लियस मतलब उसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेल एस्टैब्लिश होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, उसमें अच्छे से मेम्ब्रेन बना होता है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोलस होता है, बहुत कुछ होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड बोलते हैं। ये उसका क्या है, बेसिक समझ लो कि बेसिक है। अब हम लोग और भी डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने एक टेबल बना के डिस्कस किया है कि अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो होंगे ऑब्वियसली क्या होंगे, स्मॉल होंगे, बिकॉज उनके रीजन्स जो हैं बहुत ज़्यादा ही क्लियर नहीं है, राइट। और ये क्या है, जनरली लार्ज है। अब है तो क्या 1 to 10 म्यू मीटर ऐसा होता है, ऐसा कुछ होगा, राइट। इसके और भी उससे भी ज़्यादा लार्ज होंगे। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कैसा होता है,
पुअरली डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है अच्छे से, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। मैंने समझा भी दिया इसको। और इसके जो न्यूक्लियर रीजन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है एंड सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तो वेल डिफाइंड है, बहुत अच्छे से स्टैब्लिश है, और साथ ही साथ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड भी है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और यूकैरियोटिको की पहचान ही वही है, राइट। इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं, और इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता ही नहीं है। कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स इसका जो है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। इसमें जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं उसमें मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे सोचो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें तो क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। तो समझ लो, यानी कि जो भी आपके, तो ये क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल है, राइट, सिंपल है। तो ये सारे क्या हैं आपको समझना, सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उसमें मेंबर ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और इस सेल ऑर्गेनेल्स, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें मेंबर बाउंड हो वो इसमें एब्सेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यानी क्वेश्चन आपको 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। मीन्स लिस्ट आउट 4 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो ये डिफरेंस अगर आ गया तो भी उस तरह का फिलअप आएगा, जो कि इसका चांसेस बहुत कम है। फिलअप्स आ गए तो भी इस टाइप के आंसर्स को बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं। आई होप आपको ये क्लियर भी है और समझ आ रहा है कि अभी हम लोग को कैसे करना है। एंड नाउ आई थिंक यू ऑल्सो आर गेटिंग सम कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होगा आपको कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो क्वेश्चन ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और मैं जब हम लोग ये सीरीज़ खत्म कर लेंगे चैप्टर्स का, जब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर, बोर्ड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी के भी बाहर के हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट नॉट नाउ। नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी कॉन्क्रीट, ओके। अपने कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट कीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस लाइए, उसके बाद कुछ करते हैं, ठीक है। इतना तो आई होप आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन पेज नंबर 57 से, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, और इस फैक्चुअल क्वेश्चन का एक ही जवाब है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्योंकि इसमें क्या होता है, एटीपी क्या होता है, स्टोर्ड होता है, राइट। एटीपी स्टोर होता है। रेस्पिरेशन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इसी साइट पे, दिस इज द साइट फॉर द रेस्पिरेशन, साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखना। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है, पावर हाउस बोलते हैं उसको। मैं कुछ फैक्ट्स बता दे रही हूँ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर फोल्ड्स होता है, और ये फोल्ड्स क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। आई होप क्लियर है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स। अब ये ग्रीन पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। और प्लांट सेल में जो वो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, तो प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट भी होता है ना, ल्यूकोप्लास्ट क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट जो है इसका मतलब है वाइट कलर, जो क्या है स्टोरेज वगैरह फैट स्टोर करने के लिए काम आता है। तो यानी कि ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बना के जाने हैं, समझ के जाने हैं, सो दैट कि आप कहीं पे फंसे ना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर 2 सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो ये अपने खुद का जेनेटिक, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है। इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, इट हैज़ इट्स ओन राइबोसोम्स, ये सब इसके पास खुद का है, राइट। तो उसी तरह से प्लास्टिड भी क्या है, वह उसी कैटेगरी में आता है। ये भी कुछ स्ट्रेंज ही है, और ये क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल खुद ही लेके चलते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, हाँ ये देख लो, प्लास्टिड्स के टाइप देख लो एक बार, कि प्लास्टिड्स के ऐसे टाइप होते हैं, एटोप्लास्ट, प्रोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। देखो 3 प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होता है बेसिकली। ये सबको भी भूल जाओ। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये है कि प्लास्टिड जो होता है वो क्या होता है, 3 तरह का होता है बेसिकली। एक होता है क्रोमोप्लास्ट,
प्लास्ट, राइट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है, अब देखो क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलरफुल के लिए, कोई भी कलरफुल पिगमेंट। अब ये इसमें डिफाइन नहीं है कि किस पिगमेंट की बात हो रही है, कलरफुल पिगमेंट के लिए। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पिगमेंट के लिए, और ल्यूकोप्लास्ट जो है वाइट के लिए, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम तो है फोटोसिंथेसिस, इसका काम क्या है, दिस गिव्स द कलर टू द फ्लावर, राइट, और लीव्स, और इसका काम है स्टोरेज का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि प्लास्टिड के भी क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया तो मैंने अच्छे से समझा ही दिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया में लास्ट में दिखाऊंगी भी कैसा दिखता है। बाकी ये प्लास्टिड आप अच्छे से समझ लेना कि प्लास्टिड क्या होता है, ऐसे होते हैं, इसके कुछ टाइप्स हैं, और ये क्या करता है, ग्रीन पिगमेंट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, ये भी आपको आई होप क्लियर होगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 57 से, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन। अगर सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, हमें पता है, स्पेसिफिक है, तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, इधर उधर हो जाए, राइट, तो क्या होगा। देखो, सेल के ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे फंक्शंस को पड़ेगा और स्ट्रक्चर को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में देखना, आप कभी बीमार पड़ते हो या कुछ भी ऐसा है, तो आपके सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। चोट भी लगती है, आप देखते हो उस एरिया में क्या होता है, ब्लैक कलर का एक दाग लग जाता है ना, ब्लैक स्पॉट हो जाता है फॉर अ फ्यू डेज, राइट। तो उसके टाइम में वहाँ पे वो ब्लैक क्यों हो जाता है वो कलर, क्योंकि वहाँ के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और फिर न्यू सेल होते हैं। जैसे अगर मैं रेड ब्लड सेल की बात करूं, आरबीसी की अगर बात करूं, तो इसकी लाइफ 120 डेज की होती है। तो ये तो बात हुआ नेचुरल डेथ का, राइट, ये तो हुआ नेचुरल कॉज। लेकिन जैसे मैं बोली चोट लगने पे या कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट हो, तो ऐसे में क्या होता है, आपका सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्टेड हो जाता है, और वो क्या करता है, अगर आपका सेल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है, अफेक्टेड है, तो वो एरिया आपका काम, उसका फंक्शनिंग जो होगा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, साथ ही साथ स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं थ्योरेटिकली क्या है। लिविंग सेल्स आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन बेसिक फंक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन इट। If these are destroyed, then cell will not be able to work properly and will die after some time. As I told you, अगर आपको चोट लग जाती है, वो आपका सेल क्या होगा, फंक्शन करने में बिल्कुल समर्थ नहीं होगा, और अगर फंक्शन नहीं करेगा आपका सेल, तो कहीं ना कहीं आपका जो है, आपका बॉडी भी, एंड यू ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज वी आर सर्वाइविंग ड्यू टू सेल्स, बिकॉज वी आर सर्वाइविंग ड्यू टू मेनी फंक्शंस इन आवर बॉडी, सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, राइट। और अगर ये बेसिक फंक्शंस जो है कौन करा रहा है, सेल करा रहा है, और अगर सेल ही ना रहे तो हाउ विल वी बी एबल टू सर्वाइव, राइट। सो वी आर नॉट, देयर इज नो चांस, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। ये बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल आंसर था। इसका आंसर बिल्कुल इतना दूर तक आप भी लिख सकते हो, बट यू जस्ट चेक आउट द मार्क्स, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आंसर लिखना। ऑल्दो सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि पेज नंबर 57 का है, उसमें क्वेश्चन ये है, व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड नोन एज सुइसाइडल बैग। इसी पे क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है कि व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस। तो सबको कुछ नाम दिया गया है, उस नाम से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। पावर हाउस है तो क्यों है, सेल करेंसी किसको बोलते हैं, सुइसाइडल बैग क्यों है, लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम के बारे में थोड़ा समझते हैं कि लाइसोसोम जो होता है ना, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, राइट। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं आपकी सेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारा सेल क्या होता है, डाई करता है, हमारा सेल मरता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या करता है, वो दूसरा सेल बनाता है ना, बर्थ भी तो होता है इसका, यानी ये क्या करता है, फिर से जन्म ले लेता है, फिर से नया सेल बन जाता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो वो डेड सेल था वो कहाँ गया, वो तो वहीं पे होगा, आप ही के बॉडी में, राइट। और ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको डाइजेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। यानी ये लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि डीकम्पोज कर देता है, डीकम्पोज करता है। अब एक बात याद रखिएगा कि लाइसोसोम सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बॉडी में ये एक्यूमुलेशन होता चला गया और आपका कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं जा रहा है, इसमें कुछ
काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, आपका बॉडी खतरे में है, बिकॉज दीज आर वेरी टॉक्सिक। ऑल्दो दीज आर वेस्ट मटेरियल्स, राइट, डेड सेल्स, तो ऑब्वियसली ये टॉक्सिक तो होंगे आपके बॉडी में। तो इसका काम है लाइसोसोम का। लेकिन अगर कोई मेल फंक्शनिंग होती है, ठीक है, अगर ये मेल फंक्शनिंग होती है तो मान लो ये सेल है और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये येलो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में मान लो कि ये क्या हुआ, आपका जो ये था लाइसोसोम, आपका जो लाइसोसोम्स था वो क्या हुआ, वो मेल फंक्शनिंग करने लगा, ठीक है। मेल फंक्शनिंग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। अब जैसे ये बर्स्ट होगा, इसके अंदर का जो भी आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स था वो क्या होगा, ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही खाली है, हॉलो है, इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें क्या है, आपका गोल्गी अपैरेटस है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हैं और बहुत ज़्यादा ही काम के स्ट्रक्चर हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो अगर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स फैला दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो सेल भी क्या होगा, मरने लगेगा, बिकॉज दिस इज डाइजेस्टिव एंजाइम विच कैन डिकम्पोज द सेल। सेल को मार सकता है ना, ये मारने के लिए तो रखा था हमने, डिकम्पोज करने के लिए। तो ये क्या करेगा, लिविंग सेल को भी डिकम्पोज कर सकता है और इससे हमारा क्या होगा, पूरा सेल क्या होगा, नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सुइसाइडल बैग, कि ये ब्रस्ट करता है और ब्रश करके क्या करता है, पूरे बॉडी को, पूरे सेल को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। चलिए देखते हैं इसके आंसर को। लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, very important, okay, digestive enzymes. During the disturbance in cellular metabolism, lysosomes may burst and digest their own cell and therefore they are called suicidal bags of the cell. I hope आपको समझ आ गया हो, जो मैंने बोला उसको वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है, राइट। तो आपको बता दिया मैंने पहले ही कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये डाइजेशन जैसे क्या होगा, मेल फंक्शन होगा, वो बर्स्ट कर जाएगा। बर्स्ट करके जो उसके सेल हैं वो अपने ही सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, राइट। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच इज टेकन फ्रॉम पेज नंबर 57। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं, इसमें क्या होगा, प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है। देखो प्रोटीन जो होता है वो राइबोसोम्स बोल के एक जगह में क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है। क्या होता है, देखो 2-3 वर्ड है, आप भूलना नहीं है। सिंथेसाइज मतलब बनता है, ठीक है, एक तरह से। इसीलिए राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स फैक्ट्री या प्रोटीन फैक्ट्री, ओके, क्योंकि यहाँ पे ही प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, फाइन। बट ये सिंथेसिस के बाद इसका क्या करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है कि नहीं इसको, क्योंकि बनने से क्या, इसे तो देना होगा ना। तो ये जो है वो आपका ER करता है। ER मतलब रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये क्या करता है, आपको ट्रांसपोर्ट कराता है ये प्रोटीन को, और प्रोटीन जो है वो बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा स्ट्रक्चर वाइज कि ऐसे कुछ क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं और कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें जो है वो क्या होता है, कुछ ग्रैनुअल्स जैसे होते हैं, जो कि क्या है, राइबोसोम्स है, और ऐसे में नहीं होता है। तो इस तरह के जिसमें राइबोसोम्स ग्रैनुअल्स हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जिसमें नहीं है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके। तो ये समझ आया, ये इसको रफ बोलते हैं, इसको स्मूथ बोलते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं, दीज आर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब मैं इसका पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो, आप देखो ये न्यूक्लियस है, आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद आप देखो ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें आप जो देख रहे हो स्मॉल सा पार्टिकल्स, आई होप ये विजिबल है, राइट। आप ये जो स्मॉल पार्टिकल्स देख रहे हो, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर नथिंग बट राइबोसोम्स, राइट। ये दिया भी हुआ है राइबोसोम्स। तो ये क्या, आप देखो इधर, आप देखो इस वाले एरिया में, यहाँ पे भी ये भी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी इस तरह के राइबोसोम्स नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम का स्टोरेज भी होता है, ये भी एक फंक्शन है इसका, ये कैल्शियम को स्टोरेज भी करता है और साथ ही साथ प्रोटीन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, पैकेजिंग में भी हेल्प करता है। तो राइबोसोम्स जो है वो क्या है,
समझ में आया? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनसाइड द सेल, दैट इज व्हाई राइबोसोम्स आल्सो कॉल्ड द राइबोसोम्स को हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? तो प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई होप इतना ही क्वेश्चन आपको करना था, राइट? क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने किए हैं। कौन सा क्वेश्चन किया? हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन थे हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया है एंड आई होप आप मेरी बात को फॉलो करोगे और जैसा मैंने बताया है वैसा करोगे। पहले आप कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाओगे वीडियो देख के, फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और खुद से लिखोगे, खुद से ट्राई करोगे, राइट? और तब जाके ही आप आंसर मिलाओगे। आई होप आपको ये समझ आ गया। चलिए एक बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, वो है सेल स्ट्रक्चर के बारे में। वो मैं आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर दे रही हूँ। अगर मैं सेल स्ट्रक्चर की बात करूँ, ये एनिमल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है? मैं हर चीज़ को एक एक बार आपको समझा दे रही हूँ कौन क्या है, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी चीज़ों की बात की। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, प्लास्टिड्स की बात की, राइबोसोम्स की बात की, लाइसोसोम्स की बात की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की, तो उसे मैं एक बार आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखो लाइसोसोम्स जो हमने बात की थी। ये लाइसोसोम्स क्या होता है? ये सुइसाइडल बैग है। सुइसाइडल बैग है, याद रखते जाना है सब कुछ, ठीक है? रिलेट कर लेना है कि मतलब ऐसा है ना कि ऐसे हमें लोग को दोस्ती करना है, राइट? तो लेट्स, मैं क्या कर रही हूँ, लेट्स मेक सम लाइक फ्रेंड्स, ठीक है? मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये देखो, इसका नाम ये है, इससे मिलो, इसका क्या क्वालिटी है, ये है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरा नाम ये है, लेट्स मीट माई फ्रेंड दिस एंड दिस पर्सन हैज़ दिस क्वालिटी, या फिर ये पर्सन यहाँ काम करता है, यहाँ का रहने वाला है, ये जो भी, राइट? तो ये हम लोग वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले लाइसोसोम्स, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है, तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स आर सुइसाइडल बैग्स, राइट? देन कम्स द राइबोसोम, जिसके बारे में हमने फिर से पढ़ा। ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है? इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, सिंथेसिस, ओके? प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद आता है, और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में भी हमने बात किया। अगर यही न्यूक्लियस जो है, आप देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका एक अच्छा सा एनवेलप के जैसा बना हुआ है, राइट? उसमें क्या है? न्यूक्लियस का एनवेलप बना हुआ है। तो आप देखो, यही न्यूक्लियस का जो एनवेलप है, और इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये बात को बताता है कि ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, यानी इसमें क्या है? इसके न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, यानी कि ये फिक्स है, डिफाइंड है, सर्टनली डिफाइंड है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट? और अभी ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? और न्यूक्लियस जो है ये क्या है? आपका सेंट्रल यूनिट है, यानी यही आपका सारा काम कराता है, मेजरली सारा काम यही कराता है, ठीक है? उसके बाद आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बोलूँगी, ये पिंक वाला आप देख रहे हो और येलो वाला, दो अलग अलग है, राइट? अभी इधर देखो सिर्फ पिंक है, तो ये क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये रफ क्यों है? क्योंकि ये रफ क्यों है? इस सारे ऐसे ग्रैन्युल्स की वजह से। और ये ग्रैन्युल्स क्या हैं? तो दीज ग्रैन्युल्स आर नथिंग बट राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स है, राइट? वो समझ आ गया। और देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मैंने बोला कि एक काम क्या होगा? प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये क्या है? इसमें राइबोसोम्स है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन। और साथ ही साथ क्या? उसके बाद क्या? और साथ ही कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम का स्टोरेज, ठीक है? ये भी याद रखना है, ये भी काम ये करता है, फाइन। एंड देन कम्स द गोल्गी अपैरेटस, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलो इसको। ये देखो, ये है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये क्या है? अच्छा, ये क्या कर रहा है? ये आप देखोगे अगर ध्यान से, तो ये क्या है? न्यूक्लियस के जस्ट बाद में रहता है। और एक तरफ क्या है? एक तरफ ये कनेक्टेड होता है किससे? आपके मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, और एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इससे होता क्या है कि ये आपके शेप को, ठीक है, स्ट्रक्चर को, आपके सेल के स्ट्रक्चर को एक बाइंडेशन देता है, एक शेप देता है, हिलने नहीं देता है, ठीक है? ये भी इसका क्या है? एक मेजर फंक्शन है। देन कम्स, थोड़ा सा मैं क्लीन करती हूँ इसको, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसके अंदर में इसका डीएनए है, इट हैज़ इट्स ओन राइबोसोम्स, अपना राइबोसोम्स है इसका, ठीक है? तो ये सारी चीज़ है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसको मैंने बता दिया कि ये क्या है? पावर हाउस है। आप देखो इसके ये मेम्ब्रेन है बाहर का, और एक अंदर भी मेम्ब्रेन है। तो अंदर का मेम्ब्रेन जो होता है, आप देखो ये फोल्ड लाइक है, फोल्डेड है। मैंने बोला था जहाँ कहीं भी फोल्ड होगा, इसका मतलब वो कौन सा काम कर रहा है? वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। आप देखो ब्लू कलर का ये वैक्यूल है, तो अगर मैं आपको वैक्यूल दिखाऊं तो देखो कितना छोटा छोटा पार्टिकल है ये वैक्यूल का। तो यानी कि हमारे में, यानी ये तो एनिमल स्ट्रक्चर है, राइट? एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होते हैं? छोटे होते हैं। लेकिन अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ तो प्लांट सेल में क्या होंगे? एकदम बड़े बड़े जायंट होंगे। क्यों? क्योंकि दे स्टोर फूड एंड वी डोंट स्टोर फूड। हम लोग फूड बनाते नहीं है, तो स्टोर क्या करेंगे, राइट? तो ये नहीं करते हैं, फाइन। उसके बाद है देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स।
न्यूक्लियस मैंने समझा ही दिया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो, इसीलिए मैं बोलती हूँ ये क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है और किससे बना हुआ है, लिपिड से और प्रोटीन से, प्रोटीन्स और लिपिड से बना हुआ है। और देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी पार्टिकल आ रही है यहाँ आएगी और देखो कुछ मूवमेंट कर पाएगा, कुछ मूवमेंट नहीं कर पाएगा। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका एक डायग्राम है ये, राइट। ऐसा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखो, ये है जो आप देख रहे हो आउटर कवरिंग, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटर कवरिंग जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, मॉलिक्यूल्स के तहत देखा जाए तो ऐसे इसमें एटम्स होते हैं और क्या है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, सारी चीज़ों का अलाउ नहीं करता है जाने के लिए, राइट। तो ये सारे हो गए। एंडोप्लाज्म मैंने कहा सेंट्रियोल्स होते हैं, तो वैसे कुछ कुछ ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में एक और चीज़ है वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स है, सेल वॉल है, ये प्लांट सेल में है एक्स्ट्रा में, राइट। और इसमें क्या है, इसमें एक सेंट्रियोल्स है या सेंट्रोजोम्स बोलते हैं हम लोग इसको, ये सेल डिवीजन के टाइम में दिखता है। तो ये सेंट्रोजोम्स जो होता है ये क्या है, ये इसमें एक एक्स्ट्रा है, राइट, अदरवाइज नथिंग एक्स्ट्रा, और ये कम ही है भले प्लांट सेल में इससे ज़्यादा है। तो आई होप आपको एनिमल स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। और जब एनिमल स्ट्रक्चर आपको पूरा समझ में आ गया है तो मुझे लगता है कि आपका आगे का जो हमने जो भी डिस्कशन किए थे उसमें से जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे, जैसे आपका लाइजोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये सब थे, ये आपको अब फेमिलियर लगने लगेंगे। तो मैंने ये रिवाइज के लिए एक बार करा दिया। तो आई होप आपको आज वाला सेशन बिल्कुल समझ आ गया होगा और आपको पूरी तरह से क्लैरिटी आई होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आप ये चीज़ समझ जाओ कि हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, सारे क्वेश्चन आंसर को, और जो मैंने बोला है उसी तरह फॉलो करो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैंने पहले ही दे दी है आप लोग को, लेकिन बहुत बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम आंसर राइटिंग कैसे करें। तो इसके लिए हम लेके आए हैं एक सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आज के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ के एनसीईआरटी से, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, इजी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल मिडा गुरु को अब तक तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, और तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।